चीन से जो सैलाब आया उसने नेपाल में हर तरफ तबाही मचा दी है। तिब्बत से सटा नेपाल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हैं, कितने लापता हैं, अभी ठीक ठीक इसका अंदाजा भी नहीं लग पा रहा है। हर घंटे नया अपडेट आ रहा है। ताजा अपडेट आपको बता दें, नेपाल सरकार ने 177 मौतों की पुष्टि कर दी है। 800 से ज्यादा लोग लापता हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के करीब 300 लोग जो हैं वो लापता लिस्ट में हैं। हालांकि नेपाल के पर्यटन बोर्ड ने भारत के लापता लोगों की संख्या 178 बताई है। भारत के जो लोग नेपाल में इस वक्त गुमशुदा हैं उनमें कैलाश मानसरोवर के यात्री बड़ी संख्या में हैं। कल तिब्बत में बर्फीले तूफान के बाद नेपाल के रसुवा में भोटेकोशी नदी में भीषण तबाही आई, बाढ़ आई, जिसने देखते ही देखते सैकड़ों बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, मकानों को, बस्तियों को अपनी चपेट में लिया और उनका नामो निशान ही मिटा दिया। सैलाब के साथ आए चट्टान और मलबे अपने साथ सैकड़ों लोगों को बहाते लेते चले गए। इसके बाद चीन पर यह आरोप लगा कि उसने नेपाल से ये जानकारी छिपाई, वक्त पर उसे ये नहीं बताया कि ये सैलाब उसकी नेपाल की तरफ बढ़ रहा है। टाइम लिया कि तिब्बत में भारी तबाही आई है और ये पानी अपने साथ मलबा और बड़े बड़े बोल्डर लेकर नेपाल की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन आज नेपाल में चीनी दूतावास ने इन आरोपों का खंडन किया। नेपाल में चीनी दूतावास का कहना है कि यह तबाही नेपाल की तरफ भूकंप या ग्लेशियर टूटने से आई है, चीन की तरफ से नहीं। लेकिन अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने यह बताया है कि तबाही तिब्बत में ग्लेशियर टूटने की वजह से ही आई। ग्लेशियर टूटने की वजह 5.2 की तीव्रता का भूकंप था। खैर, ये तो अब वजहों में तो आगे भी जाया जा सकता है। फिलहाल तो जो वहां हालात बने हुए हैं वो आप तस्वीरों में देखिए जरा, कितनी भीषण बाढ़ ये थी। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। तिब्बत की तरफ से भोटेकोशी नदी में इतनी तेजी से सैलाब आया कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चारों तरफ देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए जरा। पीछे से जब ये सैलाब आ रहा था, कुछ खुशकिस्मत लोग थे जिन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, वरना इस सैलाब के सामने कौन टिक सकता था। अरे भाग, कटाओ भाग। वाकई प्रलय अगर होती तो ऐसी ही होती होगी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नेपाल से सामने आ रही तबाही की ये तस्वीरें दहशत में भर देने वाली हैं। सैलाब के प्रचंड प्रहार के सामने जो आया बस तिनके की तरह बह गया। 40 से ज्यादा पुल टूट चुके हैं नेपाल में। और ये सैलाब तब आया जब आया तो बड़े बड़े पुल इसके सामने कैसे बहे वो भी आप देखिए। ऊंचे ऊंचे दरख्त बह गए, गाड़ियां बह गई, लोगों की मकान, दुकान, बस्तियां बह गई। खेलचोकको दुःखको दिन फेरि सुरु भएको छ। खेलचोकेको दुःखको दिन फेरि सुरु भयो। बिजुली अवरुद्ध, पुल अवरुद्ध, पुल समेत हल्लायो छ। नेपाल से जो तस्वीरें आ रही हैं हर किसी को झकझोर कर रख देने वाली हैं। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर आप एनिमेटेड फिल्मों में देखेंगे, जहां आपको सच्चाई नहीं, फिक्शन दिखाया जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। और स्पेशल इफेक्ट्स के बिना कैसी दिखती है तबाही वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। नेपाल में सब कुछ लोगों की आंखों के सामने हुआ। नदी में तेज रफ्तार बहता पानी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स लेकर के आया था, बड़े बड़े दरख्तों को जो थे वो अपने साथ बहा कर लाया था। और उसके बाद क्या हश्र हुआ वहां पर वो आप देख रहे हैं। ग्लेशियर ही वहां पर अभी एक और तस्वीर है, जरा इसको भी देखिए आप। जहां से पानी गुजरा वहां पर बड़ी बड़ी ऊंचाई पर, मतलब आप कह सकते हैं छोटी पहाड़ियों के ऊपर भी जो मकान बने हुए थे वो तक इस पानी में समा गए।
अब वजह की जहाँ तक बात है, चीन कह रहा है कि ये तो नेपाल की तरफ ही हुआ, वहीं से अर्थक्वेक के बाद ग्लेशियर टूटा या क्या हुआ, वो पानी ग्लेशियर तो टूटा है। लेकिन चीन इससे भी इनकार कर रहा है कि ये हमारी तरफ हुआ है। वो तो अलग बात है, लेकिन बड़ी तबाही हुई है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे जो इनको आपदा के एक्सपर्ट्स हैं कि जैसे केदारनाथ धाम में हुआ था हमारे, ग्लेशियर टूट के उसी तरह का ये तबाही हुई है वहाँ उसी से पर, तुलना की जा रही है, उसी के साथ तुलना की जा रही है। बहुत बड़ी तबाही हुई है यहाँ पर। और हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। भारतीयों के करीब 250-300 लोग वहाँ पर बता रहे हैं। और हमारे यहाँ से जो अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे बताया गया कि ईशा फाउंडेशन के भी 70-75 लोग वहाँ पर गए हुए थे, उनको भी अभी लापता हैं। ईश्वर करे कि सब ठीक ठाक हो। तो वो बड़ी चिंता की बात है। लेकिन आपदाओं के साथ अब ये नेपाल के साथ हुआ, चाइना ने जानकारी दी कि नहीं दी, क्योंकि मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपदाओं में तो उस तरह की एक्टिविटी में प्रॉम्प्ट होना चाहिए। चीन ने किया कि नहीं किया, लेकिन भारी तबाही है, उसमें भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है कि जो मदद की जा सके। तुरंत बात की, प्रधानमंत्री ने भी बात की, विदेश मंत्री ने बात और की, राष्ट्रपति ने भी अपनी तरफ से जाहिर की थी, संवेदना जाहिर की थी। विदेश मंत्री ने भी इस पर बात की और जो मदद थी वो तुरंत भेजने का काम भी भारत ने किया उसमें। तो अच्छी बात मैं समझता हूँ कि दुनिया भर को ऐसी आपदाओं, ऐसे संकट में एक साथ होना चाहिए। और यदि चीन ने ऐसा किया, मुझे नहीं जानकारी है कि क्या है क्या नहीं है, तो वो तकलीफ वाली बात है। वैसे ऐसे मतलब जो तस्वीरें देखकर पता लगता है, आप क्या कर सकते हैं कि और कितना वक्त मिलता है और उसमें क्या रोक सकते हैं? आप यही कर सकते हैं कि लोगों को कह दें कि आप थोड़ी ऊंची जगहों पर चले जाइए। इवैक्यूएशन किया जा सकता है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद वो वहां पर स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद इस ट्रेजेडी के बाद, इस सैलाब के गुजर जाने के बाद वहां क्या बचा है, क्या दिख रहा है, वो आपको मनीष प्रसाद की रिपोर्ट में दिखाते हैं। नेपाल के नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे ही तेज बहाव आया उसके बाद किसी को भी मौका नहीं लगा कि वो अपने घर से कोई भी सामान निकाल ले। ये ठीक सामने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है। यहाँ पर करीबन 1 करोड़ के लगभग रुपया होगा और ये इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की और वो बाहर निकले। उसके बाद ये जो एटीएम है ठीक सामने, एटीएम पूरी तरीके से जो मशीन थी वो पूरा इसी में डैमेज हो गया और इसके अंदर ही था। पीछे की तरफ यहाँ पे जेल था, जेल भी मलबे में तब्दील हो गया। ये जो नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट का कनेक्टिंग एरिया है वो वाली साइड है। लेकिन अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ आइए। ये तस्वीरें सामने, ये वेटनरी हॉस्पिटल है जो कि जिसकी पूरी मंजिल करीबन 2 मंजिल तक मलबा आया और फिर उसके बाद ये मलबा चारों तरफ से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहाँ पे करीबन 10 फीट के लगभग अभी भी मलबा है और इसको निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक था वो जैसे तैसे यहाँ पर गिरा और जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे देख रहे हैं ना आप, हाँ। डोजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं, सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। ठीक सामने, ठीक सामने यहाँ पे दुकान एक और वो खरों की यहाँ पे संपत्ति थी, सब उसमें गई। किसी का भागने का मौका नहीं मिला तो सामान कहाँ से कोई निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं बैंक है, इसमें अरबों का गोल्ड होगा, इसमें गोल्ड और कैश सब खत्म हो गया। नेपाल में वैसे युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। मलबा हटाने के लिए कैसे काम हो रहा है देखिए। हम इस समय नोवाकोट में हैं। यहाँ पर जमीन में तो रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए जो अलग अलग एरियाज हैं वहां से लोगों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। यहाँ पर चारों तरफ इस समय जो दुकानें थी, जो त्रिशूली मार्केट था, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ करीबन 10 से 15 फीट ऊंचा मलबा है जिसे हटाने के लिए इस समय काम किया जा रहा है। लेकिन मार्केट के नाम पर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आगे जाते हुए ये मिट्टी और दलदली है। वो देखिए, पहली दुकान
जो सीधा हिट की, क्योंकि यहीं पर वो ब्रिज था जो तस्वीरों में दिखाई दिया, और वो ब्रिज टकराते हुए फिर उसके बाद जैसे ही वो टूटा, नदी का फैलाव, त्रिशूली नदी का फैलाव चारों तरफ हुआ और पूरा मलबा फैलता हुआ चला गया। जो लोग अपने घरों से महज 5 से 10 मिनट के अंदर निकले थे, उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी जान बचाई। दूसरा घर जो पूरी तरीके से इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है, खंडर बन चुका है, क्योंकि मलबा और साथ में जो नदी का उफान था बहुत ही ऊंचा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीबन 15 से 20 फीट ऊंचाई पर ये नदी का उफान था। तीसरा घर जो यहाँ के लोग हैं, घर के लोग हैं, वो अपने घरों को देखने आए हैं, लेकिन स्थिति देखिए कि मलबे के ऊपर से ही उनको अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है ताकि देख लें कि घर में क्या बचा है। स्थिति बहुत ही खराब है। वहीं दूसरी तरफ इधर चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, एक साथ यहाँ पे करीबन 20 से 25 घर थे जो पूरी तरीके से इस उफान के चपेट में आए। उसके बाद ये वेटनरी हॉस्पिटल, ये एग्रीकल्चर बैंक है जहाँ पे करीबन करोड़ों की संख्या में जो करोड़ों कैश था वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया। एटीएम पूरी तरह से खत्म हो गया। ये पूरा जो मार्केट था, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनकी दुकानें थी, वो यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। क्या नाम है आपका? तुफैल मंसूरी। यहाँ पर आपकी दुकान है? यहाँ पे वहाँ पे थी, वहाँ पे आगे वहाँ पूरे डारा ही खत्म हो चुकी है। कहाँ पे थोड़ा बताइए। वहाँ सामने जो डारा है, वहाँ उस डारे के अंदर मेरी दुकान थी। हाँ। पूरी जो है ना खत्म हो गई, बाइक से सब ही खत्म हो गया। आपको कोई पहले जानकारी मिली थी कि ये होगा या इस तरीके इस तरह का कोई जानकारी नहीं, अचानक इस तरीके से जो है ना ये जो है कोई जानकारी इस तरह पहले से कोई अगर जानकारी होती तो अपने से सुरक्षित भी हो सकते थे, लेकिन कुछ तरह इस तरह का जानकारी नहीं मिली हुई थी। टाइम रहते हुए कुछ बताया था किसी ने? टाइम रहते हुए भी कोई खास इस तरीके से नहीं, इस तरह ऐलान हुआ जो है ना प्रहरी की तरफ से, उसके बाद जो है ना उसके फौरन बाद आ गया, अचानक जो है ना कैप्चर कर लिया। और नेपाल में राहत में हाथ बटाने के लिए भारत ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका अपनाई है। कल ही हज़ारों टन, सैकड़ों टन राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई जा चुकी है। पहली खेप में 10 टन सामान गया था वहां पर, उसके बाद भी एक और जहाज़ वहां पर राहत सामग्री लेकर के पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह से उन्होंने बात भी की और उनको ये भरोसा भी दिया है कि भारत अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेगा, जो जिस भी सहायता की ज़रूरत होगी वो उनको दी जाएगी। और त्रिपाठी जी, भारत ने एक लंबे अरसे में पिछले कुछ सालों के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, रेस्क्यू वर्क में काफ़ी कार्यदक्षता हासिल की भी है। देखिए, दूसरे क्षेत्रों की तरह इसमें भी हमने बड़ी शानदार, एक तरह से कहें कि जो स्किल सेट हमने हासिल किया है वो सचमुच कमाल है, और हम तबाही से ज़्यादा बेहतर तरीके से निपट पाए हैं। और नेपाल को हम मदद कर रहे हैं। अभी भी ये मैं देख रहा हूँ कि रणधीर जायसवाल जी की पोस्ट है, उन्होंने जयशंकर जी की पोस्ट को करते हुए किया है 35 मिनट पहले, कि ये बाकायदा मीटिंग हो रही है और उसको लेकर वो काठमांडू में जो उनके दूतावास के लोग हैं उन सब से, और साथ में हमारा जहाज़ तो चला ही गया है लेकर वो जो राहत सामग्री है। सवाल ये है कि दुनिया को, और विशेष करके ऐसे जो क्षेत्र हैं जो ऐसी पहाड़ियों के नज़दीक हैं, ऐसे एवरेस्ट के, हिमालय के, या इस तरह की जो भी ऐसी पहाड़ियां हैं, ऐसे जो इलाके हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि कहां तक हम अपनी रिहाइश बनाएंगे, कहां तक हम अपना, जैसे केदारनाथ की आपदा, केदारनाथ में वहां पर कोई नहीं रहता था, लेकिन जब आपदा आई तो केदारनाथ से जाने कितने किलोमीटर नीचे तक उसका प्रभाव देखने को मिला और उसमें कई चीजें सामने आई। अब यहाँ का तो बहुत, चूंकि मुझे स्थिति नहीं पता है कि क्या क्या चीजें, लेकिन वहां तो साफ दिखता था ना कि वो तो नीचे पूरा जो उसके नदी के किनारे किनारे जो रिसोर्ट और जो चीजें, जो एक अनप्लान डेवलपमेंट होता चला गया। अब यहां कहां तक ये बनना चाहिए था घर, उससे आगे चले गए, क्योंकि अगर सही जगह तक रहते आप तो शायद वो अलार्म सिस्टम जिसको हम कहते हैं ना, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो थोड़ा ठीक काम करता है। बाकी तो ऐसी आपदा में आप कुछ कर नहीं सकते। वही मैं कह रहा था, जैसे ये तस्वीर चल रही है, अब ये जो तस्वीर चल रही है कि आप कहीं भी होते तो आपके पास तो कोई चारा नहीं था। अब इस किस्म की वो बात आपकी ठीक है। नहीं, इवैक्यूएशन प्लान जो है ना, वो सर इवैक्यूएशन की इंफॉर्मेशन यदि मिलती है वो घंटे भर पहले भी मिलती है। मान लीजिए 200 लोग भी बच सकते हैं, तो 200 लोगों तो बात खैर सही है। अभी तो खतरा भारत में भी ऐसा नहीं कि टल गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे बड़ा काम किया है। आप सोचिए कि ये तो खैर बड़ी इस तरह की घटना हुई, सुनामी की घटनाओं में हमारे यहाँ पर जान की
अब कोई मिनिमम लॉस अरे लॉस हो रहा है। सर, ओडिशा और बंगाल और वहां पर में भी सुनामी में भी पानी उसी तरह से आ गया। चक्रवात और वो सब तूफान आया और हम उससे पूरी तरह से बच गए, क्योंकि बहुत वो पहले कह से रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने information। पूरी तरह से एक तरह से कहें कि जो पहले से प्रिपेयर्डनेस होती है वो हमने करके दिखाया है। नहीं, और लेकिन इस तरह की घटनाएं तो फिर एक बार हिलाती है ना कॉन्फिडेंस कि आप कहाँ तक जाइएगा, कितना सतर्क रहिएगा। तो ये पानी जो है आगे बढ़ रहा है। गंडक नदी में मैं देख रहा था कि वो भारत बराज में खोलने भी पड़े, उसको, हाँ। बहुत कितना क्यूसेक पानी उसमें से जो है उसके सारे गेट्स खोल देने पड़े थे। यूपी और बिहार पर इस वक्त जो है एक आशंका बनी हुई है। हालांकि सरकारें अलर्ट हैं दोनों ही जगहों पर। कल रात नेपाल का पानी भारत में पहुंचने के बाद बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के 36 गेट खोलने पड़े थे। इसका असर वहां आज दिख रहा है। गंडक नदी में आज पानी का स्तर काफ़ी नीचे जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन कल ऐसी स्थिति नहीं थी। कल रात में इसके जो है सारे गेट वो खोलने पड़े थे। अब जहाँ तक नेपाल का सवाल है तो भारत को हर मुमकिन मदद पहुँचानी ही चाहिए। नेपाल आपका हमसाया है, पड़ोसी है, बल्कि छोटे भाई जैसा रिश्ता रहा है आपका उसके साथ। नेपाल तो भारत का पड़ोसी है, लंबे समय से रहा है। भारत तो हमेशा सिर्फ नेपाल ही क्यों, भारत तो हर उस देश की मदद करता है जहां भारत को लगता है। कई ऐसे देशों की भारत ने मदद करी जो भारत के खिलाफ हमेशा साजिशें करते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई आपदा आती है तो भारत हमेशा आगे रहता है। आप कोविड में देख लीजिए, कोरोना वैक्सीन भारत ने किस किस देशों को फ्री में उपलब्ध कराई थी जिनके पास कोरोना वैक्सीन नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का 2014 के बाद लगातार से रहा है कि कहीं भी ऐसे कोई आपदा आती है तो तुरंत प्रधानमंत्री वहाँ फ़ोन करते हैं, जितनी क्षमता होती है उससे ज़्यादा वहाँ पर सहायता भेजने की कोशिश करते हैं। और नेपाल भी उसी तरीके से की गई है। नेपाल ने हालांकि कई बार भारत के खिलाफ जिस तरीके से चीन के साथ मिलकर तमाम साजिश रचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत का रुख हमेशा एक दोस्ताना रहा है। भारत ने हमेशा उसे एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा और उसे उसी रूप से मदद करता रहा है। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि मदद जारी रहेगी। लेकिन एक संकट भारत के लिए भी, मतलब नेपाल जुड़ा हुआ है। चीन तो कभी ये कहेगा नहीं कि हमारे कारण हुआ है। कोरोना भी चीन ने ही दिया था, लेकिन कोरोना कभी चीन ने स्वीकार नहीं किया कि हमारी लैब से निकला हुआ है। वैसे ही ये चीन की लापरवाही से हुआ जो नेपाल आज भुगत रहा है। और मुझे लगता है कि चीन ये इस तरीके से षड्यंत्र किसी ना किसी देश के खिलाफ कोशिश करते रहता। हालांकि ये उसने कोशिश नहीं की होगी कि मतलब नेपाल के खिलाफ कोई षड्यंत्र करे, लेकिन भारत को भी अलर्ट रहना चाहिए चीन से कि वो इस तरीके से हरकतें किसी भी समय कर सकता है कि भारत में इस तरीके से बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए। तमाम भारत के बॉर्डर पे वो जिस तरीके से बांध बना रहा है, पानी की धारा चेंज कर रहा है, नदियों को रोक रहा है पानी को, तो मुझे लगता है भारत सरकार को भी चीन को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। सर, ये तो चलिए प्राकृतिक आपदा थी। अब बात कर लेते हैं भारत के एक शहर में किस तरह मानव निर्मित आपदा आती है। हर साल आती है, सर का शहर है, उसकी बात कर लेते हैं। साइबर सिटी कहते हैं वैसे गुरुग्राम को, और थोड़ी देर की बारिश होती है कि साइबर सिटी हमारी झील बन जाती है। 2018 में गुरुग्राम की जो तस्वीर थी, 2026 में भी वही तस्वीर है। पिछले 22 साल से एक ही सांसद हैं यहाँ पर, एक ही व्यक्ति सांसद हैं यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करते हैं गुड़गांव को, कांग्रेस की सरकार से लेकर बीजेपी में, राव इंद्रजीत सिंह। आप कहेंगे कि हम एक शख्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बात ऐसी की है। वरना तो सरकार किसी की भी रही, गुरुग्राम के हालात बदले नहीं। अब 12 साल से तो बीजेपी की सरकार है, तो इन्हीं की बात करनी चाहिए। बीजेपी की सरकार का ये जिम्मा है कि वो हालात बदलती। लेकिन 4 घंटे की बरसात के बाद क्या नतीजा होता है, ये आप देख लीजिए गुरुग्राम की तस्वीर का। और मेरे ख्याल में जितना पैसा मुंबई को मिलता होगा, उसके बाद शायद पूरे इंडिया में अगर आप 5 शहरों की गिनती करें तो उसमें गुरुग्राम आता होगा। बेंगलोर वगैरह सब शहरों को शामिल कर लेने के बाद आपने सांसद का जिक्र किया, कॉर्पोरेशन 20 साल से कॉर्पोरेशन तो किसके पास है? बीजेपी के पास है। हाँ, अच्छा, 20 साल से कॉर्पोरेशन के पास है, 12 साल से वहां राज्य में सरकार इनकी है। तो अब राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि ये सब बेतरतीब निर्माण की वजह से हो रहा है और जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। वो तब भी कांग्रेस के एमपी थे खुद ही। गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है, और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है। और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें। 2 बातें हैं, नालों पे बिल्डिंग बन गई तो शहर को तो नाला नहीं बना देंगे, वो तो आप बना देते हैं हर साल। दूसरी बात, उन्होंने बताया कि एमसीडी बीजेपी के पास है, उनको स्विमिंग पूल नहीं बनाने पड़ते शहर में बच्चों के लिए,
बच्चे सड़कों पे तैर लेते लेकिन हैं। मुझे ये समझ ये नहीं भी राव काम हो इंद्रजीत जाता सिंह है। सलाह किसको दे रहे हैं, किसको हाँ, सलाह और दे फिर ये बात सही, तीसरी बात कि वो सलाह दे किसको रहे हैं, वो ये उनकी बेटी ने बता दिया। श्रुति सिंह उनकी बेटी है ना, वो मंत्री हैं हरियाणा में। आरती सिंह, हाँ, आरती राव, आरती राव नहीं, श्रुति सिंह नहीं श्रुति तो उनकी है, किरण चौधरी की अरे माफ कीजिएगा, उनका स्टेटमेंट है शायद, उनका स्टेटमेंट था शायद वो। श्रुति तो किरण चौधरी की हाँ, शायद उनका उसने कृषि पे बोला है। वर्ल्ड बैंक की मदद लेनी पड़ेगी सर। कृषि मंत्री ने बोला है बहुत जर्जर हालत, वर्ल्ड कृषि- बैंक की मदद कृषि लेंगे हम मंत्रालय। गुड़गांव के हालात सुधारने। बहुत हालत है खराब। गुड़गांव हरियाणा का नहीं, इंडिया का जो वर्ल्ड लेवल पर शोकेस किया जाता है वो शहर है, जिसको आप सिंगापुर, शंघाई, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 2018 में भी ये हालत थे, 2026 में भी यही हालत है। राव इंद्रजीत सिंह ने एक कारण जरूर सही बता दिया कि जितने नाले थे जहाँ से पानी बह के जाता था, उन पर डेवलपमेंट तो क्या हुआ, कब्जा होकर कॉलोनियाँ और बाकी चीज़ें बन गई। वो किसने किया? या तो पॉलिटिशियंस थे या उनके जो संरक्षण प्राप्त जो बिल्डर हैं, छुटवैया, वो थे। कॉर्पोरेशन ने। तो उस समय राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के सांसद रहे लंबे समय तक, और केंद्र में मंत्री भी रहे मनमोहन सिंह सरकार में। अब वो बीजेपी के सांसद है 2014 से, केंद्र में मंत्री भी है। तो एक स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी खाली कारण बताने से समाप्त नहीं हो जाती, उनको समाधान भी बताना चाहिए और समस्या की नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अब सवाल क्या है कि आपने गुड़गांव को, पुराना गुड़गांव तो चलो सरकारों ने बसाया, हुड्डा ने बसाया, वहाँ भी समस्या है, वो कौन सा बेहतर है? वहाँ भी समस्या है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पुराना गुड़गांव था, उसके हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम वगैरह होगा। नया गुड़गांव तो बाद में बसाया जी। और जो डेवलपमेंट हुआ सो कॉल्ड, वो प्राइवेट बिल्डर्स ने किया है। लेकिन डेवलपमेंट जो हुआ है वो, जैसे कहते हैं ना कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा। आपने मल्टी स्टोरी क्या स्काई स्क्रैपर बना दिए, 43 मंजिल 50 मंजिल तक की बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, सही बात है। पार्किंग है नहीं, पार्किंग है नहीं। अब अब क्या कर रहे हैं अब वो आप, जो हुड्डा सेक्टर्स में भी या डीएलएफ में भी अब बिल्डर फ्लो अलाउ किए जा रहे हैं। अब वो जो इलाज भी बता रहे हैं कि मेट्रो की तरह नीचे टनलों में टनल बना चीज और के मैं बगैर जो नाले आप कह बनाने रहे थे ना, पड़ेंगे। सर, इसमें वर्ल्ड थोड़ा बैंक की मदद आप की बहुत जरूरत विनम्र तरीके से बात कर गुड़गांव रहे हैं। में मैक्सिमम रेवेन्यू आता है हरियाणा का, ऑलमोस्ट हाफ। जी, खर्चा कितना होता है वहाँ? सही बात, ये भी बात ठीक नहीं, है। मैं ये कह रहा हूँ इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं। वो जो कह रहे हैं कि इतने लंबे समय से हो रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी है? वो खुद एमपी है ना। मतलब ये तो और ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि 25 साल से आप एमपी हैं, 22 साल से, ट्रिपल इंजन की और सरकार है। और ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर आप कहेंगे पता नहीं चलें कौन सर। सा इंजन